क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आज का जो ये एनसीईआरटी क्लास है, क्लास 11 एनसीईआरटी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ज्योग्राफी का 15वां नंबर चैप्टर है, पृथ्वी पर जीवन। इसमें जो है पायतंत्र के बारे में बताया गया है, पर्यावरण के बारे में बताया गया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है चक्र के बारे में बताया गया है, कार्बन चक्र क्या होता है, बायोम किसे कहते हैं, और जो है प्रथम द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, पर्यावरण के घटक किसे कहते हैं, सब के बारे में डिटेल में बताया गया। एक तरह से पूरा चैप्टर पर्यावरण को जो है ध्यान में रख करके इसमें बताया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं लेसन। ये ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी का यह 15वां चैप्टर है, पृथ्वी पर जीवन। इसमें हम जो है बायोम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बायोम हैं, ऑक्सीजन चक्र किसे कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसी के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको याद रखिएगा। यह पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से अब तक आप पर्यावरण के जो है 3 मुख्य जो है परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जैव मंडल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को मिला करके हम जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल का मतलब हो गया जहां पर जीव होते हैं। तो बहुत सारे जो जीव हैं वो स्थल पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव वायुमंडल पाए जाते हैं, बहुत सारे जल में पाए जाते हैं। तीनों को मिला करके हम उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैव मंडल क्या होता है। तो जैव मंडल जो है याद रखिएगा स्थल, जल और वायु, इन तीनों का जो मिश्रण होता है, जो ये बीच वाला क्षेत्र है, इसी को हम कह सकते हैं कि जैव मंडल। तो एक डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जैव मंडल वो मंडल होता है जहां पर केवल जीव पाए जाते हैं। और जैव मंडल 3 मंडल से मिलकर बना होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये बहुत बेसिक जानकारी है, इसको अच्छे से हमें याद रखना है। आगे लिखा है जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अभी जितने भी जीवित घटक हैं वही इसमें जैव मंडल में शामिल हैं। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिनमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों ओर के तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जो है जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैसे बहुत सारे पक्षी हो गए, या बहुत सारे जैसे आपका एक मेढक हो गया जो स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। मतलब ये जो जीव होते हैं जैव मंडल के, ये पर्यावरण के साथ और मिट्टी, जल और भूमि के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। उनका एक तरह से ये संबंध रहता है। लिखा है ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके लिए क्या है कि जैव मंडल के लिए तापमान भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, तभी कोई भी जैव मंडल आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। जैविक घटकों का भूमि, वायु, जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक होता है। ठीक है, तो कहने मतलब है कि जो जैविक घटक होते हैं उसमें भूमि, वायु और जल, इन सब के साथ मिल करके ही कोई भी जैव मंडल का विकास तेजी से होता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। लिखा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, समुद्री तल से लेकर हवा में कई किलोमीटर तक और सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक भी पाए जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जीव हैं वो पृथ्वी के हर क्षेत्र पाए जाते हैं। बस उनके में अंतर ये होता है कि जो जीव जो है आपके विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं, ध्रुव पाए जाते हैं, वो समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं। और जो समुद्रों में पाए जाते हैं वो जो है आपका बर्फीले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। और जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो विषुवत रेखा पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जीव हर जगह पे पाए जाते हैं, कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े होते हैं।
आगे लिखा है पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो लिखा है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बना होता है। जो हमारा पर्यावरण होता है उसमें जैविक तत्व भी पाए जाते हैं और अजैविक तत्व पाए जाते हैं। तो जैविक तत्व किसे कहते हैं, जिसमें जीवन होता है। तो जैविक तत्वों की अगर हम बात करें तो उसमें किसको किसको हम रखेंगे, तो पेड़ पौधों को और जंतुओं को रखेंगे। और अजैविक घटक में क्या हो जाएंगे, तो तापमान हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और बहुत सारे जो जिनमें जीव नहीं होता है वो सब। तो ये दोनों मिल करके ही किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो किसी भी पर्यावरण में यही दो तत्व पाए जाते हैं। आगे लिखा है यह जानना अत्यंत रोचक है कि जो है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक होता है। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों और जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक और अजैविक तत्वों के स्वस्थ जो है अंतःक्रिया जारी रह सके। मतलब यह है कि अगर जीवधारियों को अगर सही तरीके से रखना है तो जैविक और अजैविक तत्वों का अंतःक्रिया लगातार और एक जो है हेल्दी तरीके से चलनी चाहिए, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने की से संबंधित होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जीवधारियों के विकास में, जन्म में, वितरण में और प्रवृत्ति में और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने के लिए एक संबंधित होता है। पारिस्थितिकी जो है वो केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों की भूमि, जल और वायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिससे ऊर्जा प्रवाह और पोषक श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो उसे हम पारितंत्र जो है या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। मतलब यह है कि जिन बहुत बड़े क्षेत्र, मतलब इकोलॉजी मत समझना बहुत छोटे क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है जहां पर जैविक और अजैविक दोनों तत्व पाए जाते हैं। आगे लिखा है पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास जो है हैबिटेट पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग होता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतु जो है विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार के पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाते हैं। मतलब यह है कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग पर्यावरण पाए जाते हैं, चाहे वो वन हो, चाहे वो आपका घास का मैदान हो, चाहे आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे पठारी क्षेत्र हो, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, हर जगह जीव पाए जाते हैं और सबका अपना अलग अलग पायतंत्र होता है और हर पायतंत्र में जीव अलग अलग होते हैं। जो पौधे और जंतु वनों में पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, जो मरुस्थलों में पाए जाएंगे वो पठारों पे नहीं पाए जाएंगे। तो सबका वो अनुकूलन होता है। जो जीव जिस स्थान पर रहते हैं वही उनका अनुकूलन हो जाता है, वही जो है एडॉप्टेशन रहता है और वही उनके जीवन जीने का सबसे आसान तरीका रहता है और वही अपना वो फल फूल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इकोलॉजी जो है शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर तथा लॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन से है। तो शाब्दिक अर्थानुसार जो है इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन होता है। मतलब यह है जो इकोलॉजी होता है उसमें पृथ्वी पर जो पौधे पाए जाते हैं, मनुष्य हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव है, सबका अध्ययन होता है इसमें। किसमें? इकोलॉजी में। लिखा है एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। मतलब पौधे, मनुष्य सब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं, इसीलिए वो एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट जो है हैकल जो है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारियों, जैविक और अजैविक भौतिक घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी जो है विज्ञान कहते हैं। तो याद रखना पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या होता है, तो जैविक घटक होते हैं जिसे हम जीव कहते हैं और अजैविक जिसे हम निर्जीव घटक कहते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी होता है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे परिभाषा के रूप में दी गई है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पायतंत्र के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें अगर हम,
तो पायतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और एक पायतंत्र, एक होता है जलीय पायतंत्र। स्थलीय पायतंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है, मतलब कई बायोम होते हैं, और बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा निर्धारण जो है जलवायु और अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर कई बायोम पाए जाते हैं, अभी आगे डिटेल बताया गया डिटेल में। तो वो जलवायु के द्वारा और अपक्षय क्रियाओं के द्वारा वो अलग होते हैं। अतः विशेष जो है परिस्थितियों में अगर कहा जाए पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में पौधे और जंतु दोनों अंतर संबंध करते हैं उसके पूरे योग को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। इसी को हम जियोम भी कहते हैं। इसमें जो है वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। किसी भी बायोम में वर्षा भी शामिल, वहां कौन सी वर्षा कितनी हो रही है, कितना तापमान है, वहां कितनी आर्द्रता है और वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसको भी हम बायोम में उसकी भी गणना हम लोग वहां पर करते हैं। आगे लिखा है, अभी डिटेल में आगे बताया गया है, संसार के कुछ प्रमुख पायतंत्र हैं जैसे वन एक पायतंत्र हो गया, घास क्षेत्र एक अलग पायतंत्र हो गया, मरुस्थल एक अलग पायतंत्र हो गया, टुंड्रा प्रदेश अलग पायतंत्र हो गया। तो सब पायतंत्र अलग अलग होते हैं। अब जो जीव वन में पाए जाते हैं वो मरुस्थल में नहीं पाए जाएंगे, जो वन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो मरुस्थल में नहीं पाए जाएंगे, और जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो घास क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, वो टुंड्रा प्रदेश में नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब है सबका एरिया अलग है और सब जीव अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोई एक दूसरे का मेल मिलाप नहीं होता है। तो यही सब है बायोम, यही सब हमारे प्रमुख बायोम है, यही हमारे पायतंत्र हैं। इसी को हमें याद रखना है। अगर अब हम लोग जलीय पायतंत्र की बात करें तो जलीय पायतंत्र को जो है समुद्री पायतंत्र व ताजे जल के रूप में पायतंत्र में बांटा जा सकता है। समुद्री पायतंत्र का मतलब ये हो गया जहां पर लवणीय जल होता है, खारा जल होता है, और जो ताजे जल होते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। तो समुद्री पायतंत्र में महासागरीय, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति पायतंत्र शामिल होते हैं, जबकि ताजे जल के पायतंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं मतलब नदियां, कच्छ और दलदल शामिल होते हैं। तो याद रखना, जो समुद्रों में जीव पाए जाएंगे वो नदियों में नहीं पाए जाएंगे, और जो नदियों में पाए जाएंगे वो समुद्र में नहीं पाए जाएंगे। इसलिए जल जो है पायतंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय, और दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थलीय पायतंत्र कौन कौन से हैं और ये सब जलीय पायतंत्र कौन कौन से हैं। अगर डिटेल में यहाँ पे जो एनसीईआरटी में चीजें बताई गई हैं यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा है पायतंत्र की कार्य प्रणाली और संरचना कैसी होती है। जो हमारा पायतंत्र होता है, तो पायतंत्र दो प्रकार का मैंने अभी आपको बताया, एक स्थलीय और एक जलीय। तो वहां पे कौन सी कार्य प्रणाली होती है और उसकी संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है पारितंत्र की संरचना में वहां उपलब्ध पौधों और जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित होता है। यह उनके प्राणियों व पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण, उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पायतंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। याद रखना, चाहे जो पायतंत्र हो, चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, हर पायतंत्र में जैविक तत्व होते हैं और अजैविक तत्व होते हैं, लेकिन सब अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन होते हर जगह पे वही हैं। अगर हम बात करें अजैविक या भौतिक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी की स्थिति, व अजैविक और अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित होते हैं। तो जैविक तत्व तो पता चल गया कि जैविक तत्व में क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधे जंतु होते हैं, और अजैविक तत्व में क्या क्या होते हैं, तो तापमान होता है, वर्षा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, आर्द्रता होता है, मिट्टी की स्थिति होती है, अजैविक तत्व पाए जाते हैं जैसे में अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन, जल का, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, अजैविक तत्व होते हैं, और सब मिल करके किसी न किसी पायतंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब जैविक तत्व की बात करें तो जैविक तत्व किसी भी क्षेत्र में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा अपघटक होते हैं। तो ज्यादा मान लीजिए एक वन है, तो वन में जो है उत्पादक होते हैं। तो वन में उत्पादक कौन हो गया, घास भूमि हो गई। उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, द्वितीय मांसाहारी और तृतीय सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, और अपघटक होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, जो जीवाणु हो, वायरस होते हैं, इनको हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं, किसी भी पायतंत्र का निर्माण करते हैं। तो पायतंत्र में 2 घटक होते हैं जो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो पायतंत्र में 2 घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक जिसके बारे में ये पूरा वर्णन किया गया है यहाँ पर, और जैविक घटक ये हो गया जिसके बारे में ये बताया गया है, और सब मिल करके जो है
पाचन तंत्र को चलाते हैं। आगे लिखा है उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं उनमें हम किसको शामिल करते हैं? तो जितने भी हरे पौधे होते हैं हम उनको शामिल करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं? वो स्वयं बनाते हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, जो है चूहे, सभी पौधों पर निर्भर जीव होते हैं, ये पौधों को खाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि सम्मिलित होते हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि। अब घटक क्या होते हैं? वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध तथा कुछ अन्य घटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों और अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उन्हें सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो यही सब क्या होते हैं? यही सब हमारे जैविक तत्व होते हैं, जिसको हमें यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये मैप बना करके यहाँ चीजों को अच्छे से बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा आता है और जो हरे पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं। तो वो क्या करते हैं? मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे तो शाकाहारी जंतु किसको खाते हैं? तो शाकाहारी जंतु सारे पादपों को खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया। अब द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते जो इनको खाते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता में ये दोनों को खा जाते हैं, यहाँ पे तीनों खा जाएंगे। फिर इनको सबको सड़ा गला के कौन करेगा? मृत अवशेष हो जाएंगे, फिर अपघटक हो जाएंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसी पूरे चक्र को यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र का जैविक घटक कहते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर हम इस मैप के थ्रू इसको समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि कैसे उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर अपघटक हैं। इसको एक जो है पिरामिड के माध्यम से समझाया गया है कि नीचे जो है जगह ज्यादा, देखिए यहाँ पे ज्यादा क्षेत्रफल है तो ये उत्पादकों का है, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका शाकाहारियों का प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर आपका अपघटक। तो इस तरह के पिरामिड बने हैं, इसी को हम पाचन का जो है पिरामिड कहते हैं। तो इसका जो निर्माण किया गया है आप इस मैप के माध्यम से आसानी समझ सकते हैं कि कैसे जीव जंतुओं एक अलग अलग क्षेत्रों में कैसे पाए जाते हैं और उनका पाचन कैसे बनता है। आगे लिखा है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, उत्पादक घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के भोजन बनते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरी हो गई, वो द्वितीय उपभोक्ता शेर का क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। फिर लिखा है द्वितीय उपभोक्ता सिर्फ तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा ही खाए जाते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं जिसमें उसमें हम मानव को रखते हैं, तो मानव ही जो है द्वितीय उपभोक्ता को खा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। जो अपघटक होते हैं ये हर स्तर पर होते हैं और सबको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। यह अपघटक जिन्हें हम मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों में और मिट्टी के उर्वरकता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उनको सब सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो है पाचन तंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा जो है एक मेढक द्वारा भोजन होता है। तो जो कीड़ा होता है वो मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन हो गया, और सांप एक बाज द्वारा खाया जाता है। या खाद्य क्रम, और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा ही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहलाता है। मतलब यह हुआ कि पहले कीड़ा, आप इस मैप पे देख सकते हैं कि पहले कीड़ा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को जो है बाज ने खाया। तो एक क्रम चलता जा रहा है। तो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पे क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर के एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उदाहरण क्या है? एक चूहा जो अन्न पर निर्भर होता है वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन होता है। जैसे जो चूहा होता है वो कई जो है जानवरों का क्या होता है? भोजन होता है। और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जो है जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आप आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर जो खाद्य जाल कहा जाता है। तो खाद्य जाल किसे कहते हैं, आप मैप पे देख सकते हैं। ये खाद्य जाल क्या है, तो एक दूसरे पर सब निर्भर है। अगर जो है जैसे एक अगर हम रखें, जैसे मान लीजिए एक सांप है, तो सांप जो है किसी को खाता है, फिर किसी का भोजन है, तो सब एक दूसरे पर जो लिंक जुड़ा हुआ है, एक जाल बना रहा है, इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। जिसे आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, सब एक दूसरे को खाते हैं। ठीक है, तो इसी को पूरे को हम खाद्य जाल कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे यहाँ दिया हुआ है, सामान्यतया दो प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक होती है चराई खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। ये क्या होता है, चराई खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक से प्रारंभ होकर के मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता तक जाती है। जैसे मान लीजिए कि चराई उपभोक्ता, मान लीजिए घास का मैदान है, तो घास को कौन खाता है, बकरी खाती है। मैप पे देख सकते हैं, घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही है। बकरी को शेर खा रहा है, शेर को जो है मानव खा ले रहा है। तो इसका कहने मतलब है कि एक चराई खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो है शाकाहारी मध्यम स्तर पर हैं और हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, ऊर्जा का ह्रास हर स्तर पे होगा, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 3 स्तर या 5 स्तर तक होते हैं, मतलब 5 स्तर तक जीव एक दूसरे को जो है खा सकते हैं। और लिखा है आगे, और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सम्मिलित होता है। मतलब यह है कि अपरद मतलब ये हो गया, जो अपघटक जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको क्या करते हैं, सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बायोम के प्रकार। बायोम कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा है पिछले अध्याय में आप जान गए हैं कि बायोम का अर्थ क्या है। बायोम जो, आओ इसके बारे में और आगे बढ़े अगर हम, तो आओ हम जो है अब संसार के कुछ प्रमुख बायोम पहचाने और उन्हें रेखांकित करें। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार हैं: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। ये 5 प्रकार के बायोम हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी विशेषताओं और विस्तार पूर्वक जो है 15.1 वर्णन में किया गया है। इसको हम आगे अभी देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से बायोम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे पहला बायोम है वन बायोम। तो वन बायोम कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो पूरे पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय बायोम, भूमध्य रेखीय बायोम, जो है पर्णपाती बायोम वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और बोरिल वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग विशेषता बताई गई है। तो पहले की विशेषता क्या है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय बायोम। विशेषता क्या होती है, जलवायु संबंधित तापमान 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अम्लीय पोषक तत्व यहाँ पाए जाते हैं और असंख्य वृक्षों और झाड़ियां घने वन होते हैं। अगर हम पर्णपाती वनों की बात करें तो पर्णपाती वन 10 से लेकर 25 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तापमान की बात करें तो तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है। ये जो है पोषक तत्वों से धनी होते हैं। ठीक है, और कम घने मध्यम आकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये जो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यूरोप में यहाँ 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो है मिट्टी उपजाऊ होती है और यहाँ पे कीड़े मकोड़े सब चीजें पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका बोरिल क्षेत्र। बोरिल क्षेत्र जो है ऊंचाई में पाए जाते हैं वन। ठीक है, तो यूरेशिया और उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग में, साइबेरिया कुछ भाग में, अलास्का में, कनाडा में और स्कैंडिनेवियन देशों में पाए जाते हैं। यहाँ पे तापमान कितना होता है, छोटी आर्द्र ऋतु होती है और यहाँ पर जो है 400 से लेकर 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। आगे लिखा है अम्लीय और अन्य पोषक तत्व की यहाँ कमी होती है और यहाँ पर जो है क्या होता है, सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे पाइन, फर, ये सब वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मरुस्थलीय। मरुस्थलीय जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो गर्म उष्ण मरुस्थल, अर्ध जो है सूक्ष्म मरुस्थल, ये तटीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल होते हैं। जो सहारा कालाहारी उष्ण जो है मरुस्थल, ये कौन से हैं, ये गर्म मरुस्थल होते हैं। यहाँ पे तापमान 20 से 45 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पोषक तत्वों की भरपूर जो है उपलब्धता कम होती है और यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गर्म मरुस्थल जैसे आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे चिली में है, यहाँ 2 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद शीत मरुस्थल भी यहाँ पे होता है। शीत मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है और उन क्षेत्रों में जो है वर्षा भी कम होती है।
इसके बाद है आपका घास भूमि। घास भूमि वायु अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। दो प्रकार की जो है घास भूमि पाई जाती है। आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है, आप इस मैप पे देखें, यहाँ पे कर्क और मकर रेखा के अगर बीच में है तो वो कौन से घास मैदान होंगे, वो होंगे आपका उष्ण, और जो उसके नॉर्थ और साउथ में होंगे कर्क और मकर रेखा के, वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान होगा। पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो अफ्रीका के विशाल और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के और भारत में जो है उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल पाए जाते हैं, मतलब घास मैदान पाए जाते हैं। उनकी विशेषता क्या है, तो वहाँ पे वर्षा जो है 500 से 1250 मिलीमीटर होती है। यहाँ पे पेड़ पौधे की लंबी जब झाड़ियाँ होती हैं और ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास, जिसे हम स्टेपी कहते हैं। ठीक है, ये यूरेशिया के कुछ भाग और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है 500 से 900 मिलीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर जो है इस तरह के जो है जीव पाए जाते हैं। यहाँ मुलायम घास भी पाई जाती है, ये बताया गया है। इसके बाद है आपका जो है जलीय बायोम की बात करें तो जलीय बायोम दो प्रकार का होता है, एक ताजा जल वाला, एक समुद्री जल। दो होता है, तो झीलें, नदियां, सरिताएं और अन्य आर्द्र भूमि, ये ताजा जल का हो गया। महासागर, प्रवाल भित्ति, लेगून और ज्वार नदमुख, ये जलीय क्षेत्र का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तापमान कितना होता है ये दिखाया गया है। और यहाँ दलदली क्षेत्र होता है और ये समुद्री दलदल होता है। यहाँ शैवाल पाए जाते हैं और समुद्री अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और एक बायोम आपका हो गया पर्वतीय, या ये उच्च पर्वतीय श्रेणियों, ढाल जैसे हिमालय और तटीय और एंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तापमान और वर्षा भिन्नता अक्षांशों पर निर्भर होती है। यहाँ पर जो है रेंगोलिथ के ढके हुए क्षेत्र होते हैं, ढाल होती है, और यहाँ पर्वतीय और टुंड्रा प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार के बायोम हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना है, डिटेल में यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं अगर कहा जाए तो लिखा है सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन ऊर्जा का प्रमुख आधार होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में लेते हैं और जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर जीवित होते हैं। जीवधारी बहुतया जो है बहुलता अगर हम बात करें तो जीवधारी की बहुलता अगर हम देखते हैं तो जो है वह विविधता में भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब जो जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार की विविधताओं में भी जीवित हो सकते हैं। अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल और पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित होती है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक मतलब करंट चीजें होती हैं जो लगातार प्रेजेंट में चलती हैं, अर्थात वर्ष के 12 महीनों में से भिन्न भी होती हैं। विभिन्न अध्यायों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन जो है लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। मतलब ये कहने मतलब है कि लगातार जो है अगर देखा जाए तो 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल और जलमंडल में कोई बदलाव, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो गैसें उस समय थी वही गैसें आज भी हैं वायुमंडल में, और जलमंडल में जो जल उस समय था वही जल आज भी है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। मतलब कहने मतलब है कि कोई भी जो रासायनिक चक्र होता है वो एक चक्र के माध्यम से पूरा होता है। ये चक्र मुख्यतया सौर ताप से संचालित होते हैं। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच के रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यही क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। ठीक है, आगे लिखा है जो है बायो का अर्थ होता है जीव और जैव का अर्थ होता है तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों, मिट्टी, वायु और जल से होता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय चक्र होता है और दूसरा जो है तलछटी चक्र होता है, जो मतलब ये चट्टानों के रूप में। गैसीय चक्र की अगर हम बात करें तो गैसीय चक्र जो है में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल और महासागर होता है, जबकि
तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी के भूपटपटी पर पाए जाने वाले मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें होती है। तो जो है चक्र दो प्रकार का होता है, भू रासायनिक चक्र। तो पहला है आपका जल चक्र। जल चक्र के बारे में जो है हमने बताया था, आपको वीडियो भी दिखाया था। आप देख सकते हैं कि सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं, जो तरल, गैस और ठोस अवस्थाओं में होते हैं। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। तो जल चक्र को हम अध्याय 13 में देख चुके हैं। इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, वहां पे अपलोड करके देखा था। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको जल चक्र के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। नमस्ते दोस्तों, क्यूकाईएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है? अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं। जलचक्र क्या है? वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है, तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं, जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जलचक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जलचक्र के प्रभाव। जलचक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। जलचक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जलचक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जलचक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जलचक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिक के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जल चक्र किसे कहते हैं और आपको ये जो है बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हम बात करें, अगर हम कार्बन चक्र की बात करें तो कार्बन चक्र में क्या होता है, तो लिखा है सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी जो है कार्बनिक यौगिक का एक मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान होता है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप होता है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग पौधे जो है सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कहने मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन के रूप में, और फिर जो है इस प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं।
आगे लिखा गया है विघटन से पौधों में पत्तों और जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। और शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं, टिश्यू में। ये पौधे या तो शाकाहारियों के जो है भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विकसित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो जो पौधे जीव जंतुओं को खाते हैं, जो जीव जंतु पौधों को खाते हैं, जब उनके पेट में जाता है तो कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाता है और फिर वही जो है वायुमंडल में आ जाता है श्वसन की क्रिया के द्वारा। इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव जो है अवघटन करते हैं। सूक्ष्म जो है जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर के पुनः वायुमंडल में आ जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका पूरा चक्र क्या हो गया, पूरा हो गया। इसी को कहते हैं कार्बन चक्र कहते हैं। आगे लिखा है ऑक्सीजन चक्र किसे कहते हैं, तो लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा मुख्य जो प्रमुख सह परिणाम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित होता है। इससे ऊर्जा जो है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है और बहुत से अन्य खनिजों और तत्वों से मिलकर के कई तरह के ऑक्साइड बनाती है। तो याद रखना, जैसे आयरन ऑक्साइड, तो जो लोहा होता है वो आयरन ऑक्साइड में कब बदलता है, जब ऑक्सीजन होता है तब होता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बना देता है जल के साथ क्रिया करके। तो वो सूर्य प्रकाश में कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान फिर क्या होता है के दौरान जो है जल अणुओं H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। तो पेड़ पौधों के द्वारा फिर क्या पहुंच जाती है, वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो यह वायुमंडल में ऑक्सीजन का ये चक्र चलता रहता है। आगे लिखा है नाइट्रोजन के चक्र किसे कहते हैं, तो नाइट्रोजन के चक्र अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन होता है, जो वायुमंडलीय गैस का 78% भाग होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आपका जो है विघटित विटामिन और वर्णक जो है पिगमेंट आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन, नाइट्रोजन। वायु में स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं किससे, जड़ से लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से भी लेते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं और ब्लू एल्गी जो होती है वो लेते हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक जो होता है, अर्थात जीव ही ग्रहण करते हैं। अर्थात स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया के संबंधित पौधों की जड़ों और अंदरों वाली जड़ मृदा होती है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो पौधे किस रूप में लेते हैं, जड़ से लेते हैं, ठीक है। लेकिन वायुमंडल में मिलता कैसे है, तो वायुमंडल में या तो जीवाणु मिला देते हैं या तो जब बिजली गिरती है। तो लिखा है कि जो है वायुमंडल में भी बिजली चमकने और अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। तो मिट्टी में मिलने को हम यौगिकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है बिजली के गिरने से या जीवाणुओं द्वारा ये वायुमंडल से मिट्टी में मिलाया जाता है और इसे पौधे ग्रहण करते हैं और फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इसी को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस नाइट्रोजन चक्र को अगर हम एक जो है डायग्राम के माध्यम से समझे तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वायुमंडलीय अगर यौगिकीकरण होता है तो जैव यौगिकीकरण होता है, यौगिकीकरण, और फिर औद्योगिक यौगिकीकरण होता है और फिर नाइट्रेट बदल करके और डी नाइट्रीकरण के द्वारा फिर वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर समझाया गया है मैप के माध्यम से। आगे लिखा है महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है और शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उसमें चला जाता है। फिर मृत पौधों और जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो आपका नाइट्रोजन होता है वो नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है।
कुछ जीवाणु जैसे दाल वाल जो होती है, जैसे आपका मटर की दाल हो गई या फिर अरहर की दाल हो गई, तो उनके जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। वह पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है और कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, सक्षम होते हैं, और इस प्रक्रिया को डी नाइट्रीकरण कहा जाता है। उसी चीज को वहां पे मैप पे भी समझाया गया है। आगे यहाँ है अन्य खनिज चक्र की अगर हम बात करें तो जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों और प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। मतलब इनके अलावा भी और भी खनिज होते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। ये सब क्या होते हैं, तो ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। आगे लिखा है प्राय ये जो है घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों और समुद्रों जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की पार्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। मतलब कहने मतलब है कि बहुत सारे जो लवण होते हैं वो मिट्टी के माध्यम से फिर नदियों के माध्यम से समुद्र मिल जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं और सभी जीवधारियों अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। मतलब करते रहते हैं, मतलब लगातार वो पेड़ पौधों को, पर्यावरण को थोड़ा थोड़ा मात्रा में खनिज मिलता रहता है। आगे लिखा है कुछ अन्य जंतु जैसे जंतु पेड़ पौधे और प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित और प्रभावित होकर मिट्टी और जल में मिल जाते हैं। तो कुछ खनिज जो है लगातार जीव जंतुओं के शरीर में जाते हैं और फिर लगातार मिट्टी में मिलते रहते हैं। इसी को हम जो है अन्य जो है खनिज चक्र कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। तो किसी पायतंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता जो है की अवस्था ही पारिस्थितिकी जो है संतुलन होता है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो। मतलब अस्थायी भी रहे और वह परिवर्तन भी होता रहे, लेकिन ऐसा जो है प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। इसे पायतंत्र में हर प्रजाति की संख्या एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। मतलब जीवों में जो जीव मरते हैं और लगातार जीवित होते रहते हैं तो एक संतुलन बना रहता है। आगे लिखा है यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों की जिंदा रहने के संघर्ष से ही पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, ठीक है, जहां शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, जेब्रा और भैंसा आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ जो है मांसाहारी बाघ, शेर इत्यादि अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं। मतलब ये कहने मतलब है कि जो सवाना घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, वहां पर जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। जो मांसाहारी कम होते हैं तो उनको खाते रहते हैं और उनका संख्या धीरे धीरे कम होती रहती है और वो जो है एक संतुलन बना रहता है। अगर यही मांसाहारी ज्यादा हो जाए, शाकाहारी कम हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण होता है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे हस्तांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है, यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। जहां द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं, यही अनुक्रमण कहलाता है। तो लगातार नए वन उगते रहते हैं और पुराने वन नष्ट होते रहते हैं। इसी को हम प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण की बात करें तो जैसे असंतुलन कैसे होता है, तो नई प्रजातियों का आगमन, अगर किसी क्षेत्र में नई प्रजाति आ जाएगी तब हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं आ जाएं, मानव जनित कारक भी हैं जो असंतुलन पैदा कर देते हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततोगत्वा पूरे पायतंत्र के संतुलन को प्रभावित कर देता है। इस असंतुलन से
कई अद्वितीय अनुक्रमण आते हैं और प्राकृतिक संसाधन पर जनसंख्या का दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो मानव ज्यादा जिम्मेदार है, लिखा है, से भी पारिस्थितिकी जो है बहुत प्रभावित होती है। इससे पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, बीमारियां और कई जलवायु संबंधी कारक होते हैं। तो अगर ये संतुलन बिगड़ता है तभी ऐसी आपदाएं आती हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधों और प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता जो है वहां के पर्यावरण कारकों पर संकेतक होता है। इन कारकों का समुचित ज्ञान और समझ ही पायतंत्र के संरक्षण और बचाव के लिए प्रमुख आधार होते हैं। तो इसमें पर्यावरण की जो मूल चीजें होती है इसी चैप्टर में इसमें अच्छे से बताया गया है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो सभी जीवित जीव होते हैं यही जैव मंडल में शामिल होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना कहते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो हाइड्रेट्स बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।